और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान के केरमन में आईडीएफ का हमला हुआ है। केरमन एयरपोर्ट के पास आईडीएफ ने बमबारी की है और आईडीएफ के हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा है। इधर ईंधन संकट को लेकर वियतनाम सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। वियतनाम सरकार ने कंपनी से की है वर्क फ्रॉम होम की अपील। ईंधन की कीमतों में उछाल के बाद वियतनाम सरकार की अपील है कर्मचारियों को घर से काम करने दें ताकि ईंधन का खर्च कम हो। जिस तरह से ये वॉर फ्रंट खुला हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इम्पैक्ट सीधा सीधा एशियन कंट्रीज इन्हीं तमाम अदर मुल्क जो है दुनिया के उन पर पड़ रहा है और इसी वजह से अब वियतनाम में ये फैसला लिया गया है। बहरहाल मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, देखिए इस वॉर के जो इम्पैक्ट है वो अब दुनिया भर में देखे जा रहे हैं और अब की तस्वीर क्या समझ में आ रही है, क्योंकि एग्रेशन तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। स्ट्रैटेजी में क्या कोई चेंजेस? देखिए, स्ट्रेटजी में चेंज इतना दिख रहा है कि ईरान जो है फिलहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ इस वक्त हमला कर रहा है इसराइल के, जहां पर हिजबुल्लाह ने दरअसल कंसंट्रेट कर रखा है, यानी हाइफा से लेकर मेटुल्ला के बीच में। क्योंकि इस वक्त इसराइल का कंसंट्रेशन एक तरफ ईरान की तरफ है, तो हमें देख रहे हैं कि लेबनान की तरफ भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने टू फ्रंट वॉर खोल रखा है। वहां पर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़े हमले को अंजाम इसराइल की वायुसेना बेरूत में दे रही है, उसके पास दाहिया में भी दे रही है। यहाँ पर इस वक्त बड़े हमले चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ईरान की तरफ जाइए तो ईरान में भी इस वक्त जो है तेहरान और खासतौर पर कौम, दो जगह बड़े हमले चल रहे हैं। और तीसरा कैमरॉन, जहां पर आपने बताया कि अभी एयर स्ट्राइक हुआ है, वहां तकरीबन 2 जहाज जो हैं वो बताया जा रहा है कि इस हमले में जल दो करके जल रहे हैं। तो इस वक्त पूरी तरह से इंटेंसिफाइड वॉर दिखाई दे रहा है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, नेगोशिएशंस का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बैक चैनल डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही और इसका ग्लोबल इंपैक्ट हम देख रहे हैं किस तरह से ऑयल और गैस की क्राइसिस पे पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इस वक्त दो जो लक्ष्य जिसको साधने की कोशिश की जा रही थी, दोनों लक्ष्यों से इस वक्त अमेरिका इजराइल पीछे दिखाई दे रहे हैं। पहला लक्ष्य रिजीम चेंज, वहां पर हम देख रहे हैं कि रिजीम चेंज नहीं हुआ। खमनई के मारे जाने के बाद भी नए खमनई वहां पर आ चुके हैं, सत्ता संभाल चुके हैं और जाहिर तौर पर आप देखिए आईआरजीसी के साथ इंटैक्ट हैं। जो जन विद्रोह की गुंजाइश थी वो दिखाई नहीं दे रही। पब्लिक जो अगेंस्ट द रिजीम थी, जो विद्रोह पिछले महीने हमने देखा था, उसको उकसाने की कोशिश के बावजूद वापस निकल कर नहीं आ रही है। एयर ऑपरेशंस की अभी तक कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है और ना ही ईरान के पास हथियारों की कमी दिखाई दे रही है। तो अभी का जो वॉरफेयर है वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि इंटेंसिफाइड है और इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा मधुरेंद्र, एक बात और भी है, आईडीएफ के एग्रेशन की जानकारी लगातार मिल रही है कि आईडीएफ किस तरह से ईरान में घुसकर मिसाइल और जो अपने बम है वो दाग रहा है, हिजबुल्लाह पे भी अटैक कर रहा है। अमेरिकन डिप्लॉयमेंट बॉम्बर F-52 तक को ब्रिटेन में उसने 2 और को उतार दिया। लेकिन क्या वो एग्रेशन अमेरिका फिलहाल अपने आप को स्लो डाउन लेकर चल रहा है या फिर ये माने कि इक्विवेलेंट वे में जो है दोनों वॉर में इन्वॉल्व है? देखिए, इक्विवेलेंट इन्वॉल्व है और अमेरिकी देखें तो अमेरिका पहली बार किसी युद्ध में 3 बॉम्बर का प्रयोग कर रहा है, तो ये अपने आप में देखिए तो अप्रत्याशित है। इसके अलावा आप देखिए कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मेडिटेरियन की तरफ भेजा गया है। जो मेडिटेरियन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर था वो रेड सी की तरफ तैनात किया गया है। तो आप यूं समझिए कि इजराइल इस वक्त बचा हुआ है, तो दरअसल अमेरिका और इजराइल के दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से बचा हुआ है। जब ईरान की तरफ से चल रही है मिसाइल तो इराक इंटरसेप्ट करने के लिए, जॉर्डन इंटरसेप्ट करने के लिए, मेडिटेरियन इंटरसेप्ट करने के लिए, और अगर वो टर्की की तरफ से आ रही है तो टर्की में भी दरअसल रडार लगे हैं, वो भी इंटरसेप्ट करने के लिए वहां भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा है। इसके बावजूद आप देखिए ईरानी मिसाइलें क्रॉस करते हुए इजराइल तक पहुंच रही है और यहाँ पर उसके कैटास्ट्रोफिक जो इम्पैक्ट है वो भी देखे जा रहे हैं, खासतौर पर उन मिसाइलों के जरिए जो मल्टी वॉरहेड लेकर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मल्टी लेयर ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं और हाइब्रिड वॉरफेयर का एक नया दौर जो है इस युद्ध में देखा जा रहा है। शुक्रिया मधुरेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से वॉर फ्रंट खुला हुआ है और बहुत ही एग्रेसिव वे में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में आईडीएफ का बड़ा हमला आईआरजीसी के अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स पे किया है हमला। हमले में रिसर्च और डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया, यह दावा किया आईडीएफ ने। दक्षिणी लेबनान के टायर में आईडीएफ का बड़ा हमला। इवैक्यूएशन वार्निंग के बाद आईडीएफ ने हमला किया। आईडीएफ के हमले के बाद जोरदार धमाका देखा गया। अल्लाहु अकबर, गहारतैन अल्लाहु अकबर। इजराइल के खिलाफ ईरान का भीषण हमला। आईआरजीसी ने इजराइल पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाने का किया है दावा।
प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिवली अब सामने आना होगा? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो जो भी नियम कायदे कानून हैं उनको लागू कर दिया है, बट बहुत हद तक स्टेट गवर्नमेंट को चेक करना होगा कि साहब, बिकॉज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि ज्यादातर लोग अपने पास स्टॉक ना करें ताकि लोगों को बराबर जरूरत के सामान मिलते रहें, तो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल रमेश भाई, आपने बिल्कुल सही चीज बताए हैं कि पॉलिसीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है, साधन पहुंचा देता है, तंत्र बना देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, रेगुलेटर्स अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट को एक सक्रिय रूप लेना अनिवार्य है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ये सारे इम्प्लीमेंटेशन करना, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना और सही ढंग से आंकड़ों को विश्लेषण करके लोगों तक पहुंचाना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट को जागरूकता लाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कंज्यूमर का अवेयरनेस बिल्ड कराना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को शिकायत करने का जो प्रक्रिया है वो सरल करना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो तंत्र पे, लोगों को संतुलन, मतलब उनको उस ढंग का कंफर्ट लेवल पे ले आ सके, जहां पर हम जैसे ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोले थे, पैनिक नहीं होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आप सूचना को एक पारदर्शिता के साथ लोगों तक लाएंगे, लोगों को बताएंगे। तो आपने कहा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। जनक सिन्हा, एक बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूएस अरब रिलेशन को आप कहां जाता देख रहे हैं? देखिए रमेश जी, जो एब्सोल्युटली क्लियरिटी से आ गया है कि युद्ध शुरू होने 28 फरवरी को जो शुरू हुआ, उसके पहले पूरे के पूरे खाड़ी के देश, जीसीसी के देश या अरब लीग के भी, उन्होंने ये कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ युद्ध हो और किसी भी हालत में वो उनके साथ नहीं आएंगे। और ये दिख भी रहा है, 11 दिन की लड़ाई है, अभी तक नहीं आए हैं। और जो उनका एक ये था ना कि डिपेंडेंस था कि हम अमेरिका में हैं तो हमारे ऊपर सिक्योरिटी है। देखिए, 5th फ्लीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट ऑफ हार्मोस को, रेड सी को, स्वेज कैनाल को खुला रखे, तो उसकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको पता है बहरीन में इनका हेडक्वार्टर्स है, सेंट्रल कॉम वहाँ है। इन्होंने उनके कारण जो त्रासदी आई है, खास करके पर्शियन गल्फ के अंदर में, उन देशों में, खाड़ी के देशों में, उन्होंने तो मोरलेस उन्होंने क्यों दिया था, इतने पैसे दिए, इनको बेच दिए कि उनकी सुरक्षा हो, मगर वही जिस चीज़ को आपने बैठाया था वही आपके काल का कारण बन जाए। और देखिए, सऊदी अरेबिया से आज की खबर है, तो जो अमेरिकन मैरिन्स थे वहाँ, जो सुल्तान बेस में, वो वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ से रिफ्यूलर जो इनकी एयरक्राफ्ट थी वो निकल रहे हैं। इन्होंने सेंट्रल कमांड को खाली कर दिया है। तो जिसके लिए आपने इनको मुहैया करवाया था वो तो पूरा ही नहीं हुआ, उसके कारण आपको त्रासदी आ गई। आप देखेंगे जैसे ही ये खत्म होगा, भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा युद्ध का लक्ष्य पूरा हो गया, हम लीडरशिप को ख़त्म कर दिए, कम्युनिकेशन पूरी ख़त्म कर दी, नेवी ऑफ ईरान हैज़ गॉन, बट इसमें रियलिटी कितनी है? उनका जो पलटवार है इतना सटीक है और ये बहुत लंबे तक खिंच सकता है। बिल्कुल, जनरल सिन्हा, ये लंबा खिंच सकता है। मिलिट्री जब हम एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, तो ये सारी चीजें थी। बिल्कुल, और इन सब के बीच में रूस ने भी अपना एक तुरुप का पत्ता चल दिया कि साहब यूरोप की कंट्रीज को गैस सप्लाई बंद कर दो। अब तक यूरोपियन यूनियंस कह रहे थे कि साहब हमें आपकी गैस नहीं चाहिए। देखिए, अब यूरोप, अब रूस ने कह दिया हमें आपको देनी नहीं है। पुतिन साहब से बात कर रहे हैं जी, बड़ी विडंबना है। देखिए, यहाँ पर अब उनके सामने शायद गिड़गिड़ा रहे हो कि हमें अब ऑफ रैम्प दिलवा दो उन्होंने। और देखिए, बड़ी एक चीज हुई है, ओमान, अजरबैजान ने ये कह दिया कि मुश्तबा अल खमेनी को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया। ये अभी खबरें चल रही हैं, आ रही हैं धीरे धीरे छन करके। पूरी की पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। जो उन्होंने मिस एडवेंचर किया है, जो उन्होंने हेजेमोनिक बिहेवियर से सोचा वेंजुला में कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, आई थिंक उल्टे बिल्कुल उनको लेने के वो लेने के देने पड़ गए। सही कहा आपने। सुशील सिंघल साहब एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। और खासकर जिस तरह से पुतिन का रुख है साहब, वो अपने आप में चौंकाने वाला है।
उनको मौका मिला, लिहाजा उन्होंने भी मुझे लगता है कि एक जबरदस्त स्ट्राइक की है। कतर में एक बार फिर हमला हुआ है, हमले के बीच कतर में बज रहे हैं सायरन। हमले, मिसाइल हमले को रोक दिया, यह कतर का कहना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।